हे एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज सबसे पहले हम वोकैबुलरी वाले वर्ड्स पढ़ेंगे, साथ ही उनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स पे नज़र डालेंगे। उसके बाद हम एडिटोरियल की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स आज एडिटोरियल में आए हैं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट भी है और एग्ज़ाम में आते भी रहते हैं, और जो आगे वाले आर्टिकल्स होते हैं उनमें भी ये वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो वर्ड्स की मीनिंग पता होगी तो जो फ्यूचर आर्टिकल्स है वो आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं। पहला वर्ड है ईजिंग। ठीक है, अब देखो ईजिंग जो होता है वर्ब भी हो सकता है, यानी ईज की आईएनजी फॉर्म भी हो सकती है। ईजिंग जेरेंड भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर जेरेंड है तो किसका फंक्शन करेगा? तो नाउन का करेगा। तो यहाँ पे क्या है, एक्शन या प्रोसेस की बात हो रही है, और एक्शन या फिर प्रोसेस नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ईजिंग क्या है, जेरेंड है, यानी कि नाउन का फंक्शन प्ले कर रहा है। तो ईजिंग किसको कहेंगे? तो द एक्शन और प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग लेस सीवियर और डिफिकल्ट। देखो ईज करने का ही मतलब होता है किसी चीज को कम करना, चाहे तुम उसकी सीवियरिटी को कम कर दो, डिफिकल्टी को कम कर दो, ठीक है, इंटेंसिटी को कम कर दो। अब उसी एक्शन को जो किया जा रहा है, जिससे वो कम हो रहा है, उस एक्शन को क्या कहते हैं? ईजिंग कह देते हैं हम। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होगा? लेसनिंग हो गया, अबेटमेंट हो गया। दोनों ही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। दोनों ही वर्ड का मतलब क्या होता है कि चीज़ों की सिवियरिटी को, उनकी तीव्रता को, उनकी इंटेंसिटी को कम किया जा रहा है। एंटोनिम्स क्या होगा? बढ़ाना, एस्केलेट करना, बर्जियनिंग। ये भी होता है इंक्रीज करना। तो एस्केलेटिंग और बर्जियनिंग दोनों का मतलब होता है नंबर में, अमाउंट में, इंटेंसिटी में बढ़ोतरी हो रही है, इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड इज अलार्मिंग। ठीक है, हालांकि आईएनजी फॉर्म है, बट अलार्मिंग इज एन एडजेक्टिव, इट्स नॉट अ वर्ब। ठीक है, वर्ब नहीं है, एडजेक्टिव है अलार्मिंग, जो अलार्म कॉज करे। अब देखो अलार्म का मतलब क्या होता है? एक तो अलार्म वो नहीं जो सुबह में बजता है टन टन टन, ठीक है, जिससे हम उठ जाते हैं। उठते क्या है, उसको हम स्नूज पे डाल देते हैं और फिर सो जाते हैं। शायद ही कोई अलार्म के पहले घंटे के बाद उठ जाता होगा। अगर आप उठ जाते हो तो यू आर ग्रेट। सो यहाँ पे अलार्म का मतलब क्या होता है? वरी या फिर एंग्जाइटी कह सकते हैं। ठीक है, ये होता है नाउन। अब अलार्मिंग है मतलब कि क्या कर रहा है? तो वरी या एंजाइटी या फियर को कॉज कर रहा है। अगर हम कह रहे हैं कि कोई अगर चीज है, कोई इवेंट है, कोई सिचुएशन है, कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन है जो अलार्मिंग है, मतलब क्या है उसका? कि उसके वजह से लोगों में डर का माहौल बन गया है, चिंतित है लोग, चिंता बनी हुई है, तो वैसी चीज को हम अलार्मिंग कहते हैं। परटर्बिंग और डिस्ट्रेसिंग भी कहते हैं। ठीक है, तो सिनोनिम्स हो गए। एंटोनिम्स क्या होगा? हार्टनिंग एंड अपलिफ्टिंग। हार्टनिंग क्या होता है? जो आपको खुशी दे, होप दे, कॉन्फिडेंस दे कि हाँ चीजें अच्छी होंगी। ठीक है, जिससे आपको ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक मिलता है, आप में ऑप्टिमिज्म भर जाता है, तो उस चीज को हम हार्टनिंग कहते हैं। अपलिफ्टिंग भी उस चीज को कहते हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा दे, आपके हैप्पीनेस को बढ़ा दे, आप खुश हो जाओ, आपके जो वरीज थे, जो फियर्स थे, वो अब कम हो गए। ठीक है, थर्ड इज कॉन्ट्रैक्शन, नाउन है। ठीक है, देखो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना, साइज में कम होना। तो कॉन्ट्रैक्शन उसी का नाउन फॉर्म है। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग स्मॉलर, उसको प्रोसेस जिससे कोई चीज छोटी हो जाती है। रिडक्शन, डिक्लाइन, सिनोनिम्स है। एंटोनिम क्या होगा? बढ़ना, साइज में, अमाउंट में बढ़ना। तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ इसके एंटोनिम्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फोर्थ इज बोल्स्टर, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि सारे वर्ड से इंपॉर्टेंट है, बट कुछ वर्ड्स हमें बार बार देखने को मिलते रहते हैं। एडिटोरियल में देखने को मिलता है, बहुत सारे आर्टिकल्स में जो ऑथर्स है इस वर्ड का यूज करते हैं, एग्जाम में भी देखने को मिलता है, क्वेश्चन में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल्स्टर इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या होता है? किसी चीज को सपोर्ट करना, इंप्रूव करना, या उसको और स्ट्रांग बनाना, उसको ताकत देना, स्ट्रेंथ देना, तो उसको कहते हैं बोल्स्टर। सिनोनिम्स क्या है इसके? फोर्टिफाई और बट्रेस। फोर्टिफाई का भी मतलब वही होता है, स्ट्रांग बनाना किसी चीज को। बट्रेस का मतलब भी वही होता है, किसी चीज को स्ट्रांग बनाना। एंटोनिम्स क्या होगा? वीक करना, ठीक है, कमजोर कर देना। तो अंडरमाइन और इम्पेयर का मतलब यही होता है, वीक कर देना। ठीक है, फैंसी वर्ड्स है, देखने में लग रहा है कि पता नहीं क्या ही मीनिंग होगा अंडरमाइन का या इम्पेयर का, बट मीनिंग बहुत सिंपल है, वीक करना। फिफ्थ इज वैगरीज, प्लूरल नाउन है। ठीक है, ठीक है, अब इसका सिंगुलर नाउन क्या होगा यह आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे ये प्लूरल नाउन है। कौन सा नाउन है? प्लूरल नाउन। ठीक है, तो वैगरीज क्या कहते हैं? किसी सिचुएशन में ऐसे चेंजेस जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं करते, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ठीक है, या और ऐसे चेंजेस जिनको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो हमारे पास कोई वैसा प्लान नहीं था उनको कंट्रोल करने का। तो अनएक्सपेक्टेड या अनकंट्रोल्ड
अनकंट्रोलेबल चेंजेस किसी सिचुएशन में आते हैं तो उन चेंजेस को वैगरीज कहते हैं, जिनको हम फ्लक्चुएशंस भी कह सकते हैं, डेविएशंस भी कह सकते हैं। फ्लक्चुएशन भी क्या होता है, चेंजेस होते हैं, ऊपर नीचे होता है। डेविएशन जो नॉर्मल से हट जाता है, जो एबनॉर्मलिटी आ जाती है, उसमें अनयूजुअलनेस आ जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिमिलर मीनिंग है तीनों का। मतलब क्या है, वैगरीज का हो गया, फ्लक्चुएशन का हो गया, या फिर अगर मैं कहूँ डेविएशन का हो गया, तो मतलब वही है, चेंजेस जो कि अनएक्सपेक्टेड है और हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। एंटोनिम्स का होगा कंफॉर्मिटी। कंफॉर्मिटी क्या होता है, जो यूजुअल है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है, जो नॉर्मल है उसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। रेगुलरिटी, जो रेगुलर है, रेगुलर क्या होता है, जो यूजुअल होता है, जो नॉर्मल होता है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। सिक्स्थ इज रिटेलिएशन, ये नाउन है। रिटेलिएशन क्या होता है, बदला। आपके साथ किसी ने गलत किया तो आपने भी बदले में उसके साथ गलत किया, तो आपने क्या लिया, यू टुक रिवेंज। ठीक है, तो रिवेंज, वेंजेंस, रिटेलिएशन, रेट्रीब्यूशन, रिप्राइजल, ये सब एक ही एक्शन को कन्वे करते हैं, बदला लेने की एक्शन को। ठीक है, तो एक्शन दैट अ पर्सन टेक्स अगेंस्ट समबडी हु हैज हार्म्ड हिम इन सम वे, मतलब किसी ने आपको हार्म किया है तो आपने भी इक्वल एक्शन ले लिया उसे हार्म करने के लिए। एंटोनिम्स क्या होगा, पार्डन, मर्सी। पार्डन यानी कि माफ कर दिया, फॉरगिवनेस। मर्सी भी वही होती है कि आप में थी ताकत, आप में थी क्षमता उसको भी हार्म करने की, बट आपने मर्सी दिखाई, आपने उसको माफ कर दिया, काइंडनेस दिखाया आपने। तो पार्डन एंड मर्सी इसके एंटोनिम्स हैं। सेवेंथ इज इम्प्लीकेशंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके 2 से 3 अलग अलग मीनिंग होते हैं और अलग अलग मीनिंग के साथ ये वर्ड अलग अलग आर्टिकल्स में यूज होता है। यहाँ पे इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है, इफेक्ट्स या फिर रिजल्ट। किसी एक्शन का, किसी डिसीजन का जो रिजल्ट होता है, जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जो रेपरकशन होता है, आफ्टरमाथ होता है, जो रैमिफिकेशंस होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इम्प्लीकेशंस। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, कॉजेशन, रीजन। अब यहाँ पे देखो, इम्प्लीकेशन क्या है, रिजल्ट है किसी एक्शन का, कॉन्सिक्वेंसेज, रैमिफिकेशन भी क्या है, रिजल्ट है, इनको हम इफेक्ट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, या इम्पैक्ट। अब इसका उल्टा क्या होगा, तो रिजल्ट क्या होता है, ये एंड पॉइंट पे आता है। ठीक है, एंड पार्ट होता है किसी एक्शन का। बिगिनिंग क्या होता है, वो कॉज, वो कारण जिससे एक्शन हो रहा है, तो उसका एंटोनिम भी क्या होगा, कॉज ही होगा, यानी कॉजेशन और रीजन, जो कारण बताते हैं। इसीलिए ये दोनों वर्ड्स एंटोनिम है। इट इज ऑब्वियस, एडजेक्टिव है, काफी इंपॉर्टेंट है, बट इतनी बार आ चुका है ये वर्ड, डिस्कस हो चुका है कि अब तो मीनिंग भी क्लियर हो चुकी होगी। ऑब्वियस, जो देखने में या समझने में बहुत आसान हो, इजी टू सी या अंडरस्टैंड, जिसको देख के ही आप उसके बारे में समझ जाते हो। ठीक है, उसको कहते हैं ऑब्वियस। एविडेंट और एपरेंट इसके सिनोनिम्स है, मीनिंग सेम है। एविडेंट भी वही होता है जो सामने से ही दिख रहा हो और आसानी से समझ भी आ रहा हो, एपरेंट भी वही होता है। एंटोनिम्स होंगे ऑब्सक्योर, वेग। दोनों का मतलब होता है अनक्लियर, अनसर्टेन, जो आसानी से समझ में ना आए। 9th इज अबैंडन, वर्ब है, वर्ब की भी फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। तो अबैंडन करना मतलब, देखो अबैंडन के मल्टीपल मीनिंग होते हैं। अगर आप किसी पर्सन को अबैंडन कर रहे हो, मतलब वो पर्सन डिफिकल्ट सिचुएशन में है, आपको उसको छोड़ के नहीं जाना था, बट आप उसको उसकी सिचुएशन में छोड़ के चले गए, तो वो अबैंडन होता है। अगर आप किसी प्रोसेस को, किसी सिस्टम को, किसी एक्शन को अबैंडन कर रहे हो, तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर रहे हो, अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ है, बीच में था, बट आप बीच में ही छोड़ के चले गए, तो वो वाला मीनिंग यहाँ पे है। तो स्टॉप डूइंग समथिंग स्पेशली बिफोर इट इज फिनिश्ड, जिसको हम डिसकंटिन्यू भी कहते हैं, क्विट भी कहते हैं। अब एंटोनिम्स क्या होगा, कंटिन्यू करना, यानी कि परसिवियर और परसिस्ट, दोनों का ही मतलब होता है किसी एक्शन को कंटिन्यू करना। परसिवियर का भी मतलब वही होता है, परसिस्ट का भी मतलब वही होता है कि हम एक्शन को कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ओके, और किस नेचर के एक्शन को, कि भले ही उस एक्शन को करने में काफ़ी एफर्ट लग रहा हो, रास्ते में काफ़ी डिफिकल्टी आ रही हो, काफ़ी ऑब्स्टिकल आ रहे हो, फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। 10th इज वर्चुअली। ठीक है, ly लगा है, विच इज एन एडवर्ब। वर्चुअली का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट, मतलब 1-2% बचा होगा, 98% है केस, तो ऑलमोस्ट यानी कि प्रैक्टिकली और नियरली उसके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम क्या होगा, अब यहाँ पे वर्चुअली में क्या है, ऑलमोस्ट का आ रहा है सेंस, मतलब कंप्लीट का नहीं आ रहा है, कंप्लीट के बहुत पास है, 98% ले लो, 95% ले लो, 70% ले लो, 80% ले लो, बट 100% नहीं है।
तो एंटोनिम क्या होगा? एब्सोल्युटली एंड अटरली, जिनका मतलब क्या होता है? कंप्लीटली, यानी कि 100%। 11 इज सैम, ठीक है, नाउन है। शैम क्या होता है? अ सिचुएशन फीलिंग सिस्टम दैट इज नॉट एज गुड और ट्रू एज इट सीम्स टू बी। मतलब एक सिचुएशन है, कोई फीलिंग है, कोई सिस्टम है जो कि उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी कि वो दिखना चाह रही है। जो मतलब सामने से हमें देख के लग रहा है कि सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, सिचुएशन बहुत अच्छा है, बट एक्चुअली में उतना अच्छा है नहीं, उसको हम कहते हैं शैम, उसको हम कहते हैं ट्रेवेस्टी, उसको हम कहते हैं फाश। एंटोनिम क्या होगा? ओरिजिनल, ऑथेंटिक, जैसा है वैसा दिख रहा है, ठीक है, ओरिजिनल और ऑथेंटिक। तो ये थे वोकैबुलरी, ठीक है। और आज का आर्टिकल किस पे? तो इन्फ्लेशन पे है। अंडर कंट्रोल ऑन द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा। अंडर कंट्रोल से क्या समझ में आ रहा है? कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगा, ठीक है, अभी चीजें ठीक है। लो रिटेल इन्फ्लेशन इज गुड न्यूज फॉर कंज्यूमर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। रिटेल इन्फ्लेशन, देखो रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है? प्राइस ऑफ गुड्स, जो सामान मिलता है मार्केट में, उसकी प्राइस क्या है? अभी लो है, तो ये अच्छी न्यूज है कंज्यूमर के लिए भी, यानी कि हम जैसे लोगों के लिए जो सामान खरीदते हैं, और पॉलिसी मेकर्स के लिए भी, मतलब वो अथॉरिटीज जो पॉलिसी क्रिएट करते हैं, कि जिसके बेसिस पे चीजें होती है और चलती है। तो यहां पे क्या करोगे आप? पॉज करके रीड कर लोगे एक बार, फिर देखना कि क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है कि अप्रैल 69 मंथ लो रिटेल इन्फ्लेशन एंड 13 मंथ लो होलसेल इन्फ्लेशन शुड कम एज अ रिलीफ टू द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स अलाइक। क्या है 69 मंथ लो? मतलब 69 मंथ में सबसे लो रिटेल इन्फ्लेशन रहा है और 13 मंथ लो होलसेल इन्फ्लेशन रहा है। तो ये जो दोनों इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन भी लो है, होलसेल इन्फ्लेशन भी लो है, तो ये क्या है? काफ़ी राहत की बात है पब्लिक के लिए भी, और जो पॉलिसी बनाते हैं अथॉरिटीज उनके लिए भी। अलाइक का मतलब होता है बोथ, इन द सेम वे, ठीक है, मतलब दोनों के लिए सिमिलर वे में ये रिलीफ की बात है। फॉर द पब्लिक, it shows that the easing of prices in the first few months of the year is continuing. पब्लिक के लिए क्या बताता है? कि जो पहले जो फर्स्ट ये साल की शुरुआत के कुछ महीने थे जहां पे प्राइसेस कम हो रही थी, वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, मतलब प्राइसेस अभी भी कम हो रही है, ठीक है। फॉर पॉलिसी मेकर्स it goes a step further in confirming that last year's alarming levels of inflation are well and truly under control. अब जो पॉलिसी मेकर्स के लिए है, उनके लिए और ज्यादा क्या बता रही है ये, कि जो लास्ट ईयर का जो इन्फ्लेशन था, जो बहुत बढ़ गया था, अलार्मिंग लेवल का इन्फ्लेशन बढ़ गया था, मतलब इतना बढ़ रहा था कि लोग चिंतित हो रहे थे, घबरा रहे थे, वो इन्फ्लेशन अब अच्छी तरह से है और सही में अंडर कंट्रोल है, मतलब उसको कंट्रोल कर लिया गया है। एंड that the Reserve Bank of India RBI was right to cut interest rates twice in a row। और जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इंटरेस्ट रेट को कट किया था, रिड्यूस किया था 2 बार, तो वो अपने एक्शन में सही थे। ये बता रहा है ये जो इन्फ्लेशन कम हो रहा है वो। The fall in retail inflation was driven by a contraction of nearly 11% in vegetable prices। अब जो रिटेल इन्फ्लेशन में जो गिरावट आई है, इसको क्या बताया जा रहा है, क्यों आई है? तो जो वेजिटेबल, जो सब्जियों के प्राइसेस है, दाम है, उनमें जो 11% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, रिडक्शन हुआ है, गिरावट हुई है, उसकी वजह से आया है। एंड 5.2% इन द प्राइस ऑफ पल्सेस। और किसकी वजह से आया है? तो पल्सेस जो दाल होते हैं, उनकी प्राइसेस में भी 5.2% का रिडक्शन हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों को बताया जा रहा है कि ये दोनों चीज़ों ने मतलब कॉज किया है जो रिटेल इन्फ्लेशन में जो गिरावट आई है उसको। However, it is important to note that although vegetable prices are lower than last year, this contraction is mainly due to a very high base। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि हालांकि अगर देखा जाए तो वेजिटेबल प्राइसेस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में कम है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्शन इसीलिए क्योंकि बेस बहुत हाई था। अब देखो बेस क्या होता है, जिस ईयर से हम कंपेयर करते हैं, जैसे अभी का अगर हमें इन्फ्लेशन कंपेयर करना है तो हम एक पॉइंट चूज करते हैं जहां से हम कंपेयर करेंगे, तो जो जिस ईयर से हम लेके चलते हैं कि हमें आज का इन्फ्लेशन उस साल के इन्फ्लेशन से कंपेयर करना है, तो वो साल हमारा बेस हो जाता है। तो बेस में क्या था, बेस खुद बहुत हाई था, तो उस हाई बेस से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि इन्फ्लेशन कम हुआ है। वेजिटेबल इन्फ्लेशन वॉज इन दैट 27-30% रेट। वेजिटेबल इन्फ्लेशन कितना था? तो 27-30% था उस टाइम, फरवरी अप्रैल में लास्ट ईयर, ठीक है। यहां पे पॉज करके एक बार आप रीड कर लो, ठीक है, देखते हैं।
इन्फ्लेशन एट द होलसेल लेवल टू वाज ड्रिवन डाउन बाय ईजिंग वेजिटेबल प्राइसेस। अब होलसेल लेवल पर भी जो इन्फ्लेशन हुआ है उस वो भी किसकी वजह से हुआ है, तो जो वेजिटेबल प्राइसेस में गिरावट आई है होलसेल लेवल पे भी उसी वजह से इन्फ्लेशन में गिरावट आई है। मतलब कि जो वेजिटेबल के प्राइसेस कम हो रहे हैं उसने रिटेल इन्फ्लेशन भी कम कर दिया है और होलसेल इन्फ्लेशन भी कम कर दिया है। तो रिटेल होलसेल पता है, रिटेल जहाँ पे कंज्यूमर्स लेते हैं सामान, और होलसेल जो बिजनेस के बीच चलता है। ठीक है, जैसे कोई फैक्ट्री से सामान लेके आए होलसेलर्स, और फिर होलसेलर्स रिटेलर्स को सेल करते हैं, जो दुकानदार होता है, फिर रिटेलर्स हमें सेल करते हैं। तो दोनों ही स्टेज पे इन्फ्लेशन कम हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि सब्जी के दाम गिर गए हैं। कितने गिरे हैं? तो विच कॉन्ट्रैक्टेड 18.26% इन अप्रैल, 18.26% कम हो गए हैं अप्रैल में। दिस टू वाज ऑन अ रिलेटिवली हाई बेस ऑफ नियरली 12% लास्ट ईयर। अब यहाँ पे भी ये बोला जा रहा है कि यहाँ की इसका कंपैरिजन भी एक ऐसे ईयर से किया गया था जहाँ पे बेस इन्फ्लेशन काफी हाई था। तो वो भी एक बात हो सकती है कि हम कंपैरिजन ही इस ऐसे ईयर से कर रहे हैं इन्फ्लेशन का अभी का, जो खुद बहुत हाई था। तो मे बी उस वजह से हमें ये ऐसा डेटा देखने को मिल रहा है। द बेस इफेक्ट असाइड, अब चलो बेस की बात हटा देते हैं। इट डज लुक लाइक द गवर्नमेंट्स एफर्ट्स टू बोल्स्टर बफर स्टॉक्स ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स, कंडक्ट ओपन मार्केट रिलीज एंड ईज इंपोर्ट्स ड्यूरिंग सप्लाई शॉर्टेज हैव हेल्प्ड इन ईजिंग इन्फ्लेशन। मतलब चलो बेस की बात हटा के देखते हैं, तो ये देखने से लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो एफर्ट्स किए थे बफर स्टॉक है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए। मतलब बफर स्टॉक क्या होता है? जो पहले से हमें स्टॉक बना के रखती है गवर्नमेंट, ठीक है, स्टोर करके एक्स्ट्रा स्टॉक रखती है कि अगर स्कार्सिटी हो गई तो उस एक्स्ट्रा जो स्टॉक रखा है उसको हम सेल करेंगे मार्केट में, जिससे प्राइस और अवेलेबिलिटी स्टेबल रहे। तो बफर स्टॉक जो रखा था गवर्नमेंट ने, जो एफर्ट किया था बफर स्टॉक मेंटेन करने का एसेंशियल फूड आइटम्स का, ओपन मार्केट रिलीज कंडक्ट किए थे और इम्पोर्ट्स को ईज किया था। ठीक है, सप्लाई शॉर्टेज जब हो गई थी, तो ये सब एक्शंस ने इन्फ्लेशन कम करने में हेल्प किया है। ये चीज़ तो दिख रही है। मतलब यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि नहीं, गवर्नमेंट का एफर्ट रहा है इन्फ्लेशन कम करने में। कैसा एफर्ट रहा है? तो ये सारी चीज़ें उन्होंने की थी, उसका रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है। The other less positive factor could have been the liquidity crunch that banks were facing in the first few months of the year. दूसरा थोड़ा सा लेस पॉजिटिव फैक्टर है, मतलब एक और फैक्टर की वजह से भी इन्फ्लेशन कम हो सकता है, बट वो फैक्टर उतना पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव तो ये था कि हाँ गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स लिए है वो काम कर गए। अब थोड़ा कम पॉजिटिव क्या है कि लिक्विडिटी क्रंच है। लिक्विडिटी क्या होता है? कैश, पैसा को कहते हैं। लिक्विडिटी क्रंच यानी पैसे की कमी हो गई है जो बैंक्स फेस कर रहे थे। मतलब बैंक्स में पैसे की कमी हो गई थी। मतलब वैसा कैश जो हैंड में होता है, वो कैश की कमी हो गई थी बैंक के पास साल के शुरुआती महीनों में। लोअर लिक्विडिटी रिजल्ट्स इन लोअर अमाउंट्स लेफ्ट टू लेंड। अब लोअर लिक्विडिटी यानी लोअर कैश है, कैश बैंक के पास कम है, तो उतना लेंड भी नहीं कर पाएगी, ठीक है, बैंक। तो इससे क्या होता है? विच स्क्वीजेस मनी विद कंपनीज एंड द पब्लिक एंड दस कैन लोअर इन्फ्लेशन। तो यहाँ पे भी क्या होता है? अगर लोअर लिक्विडिटी भी है तो उससे पैसे बैंक के पास कम होते हैं और इस वजह से भी इन्फ्लेशन कम होता है। ठीक है, तो दो रीजन यहाँ पे, एक थोड़ा पॉजिटिव है, एक थोड़ा सा कम पॉजिटिव है। चलो यहाँ पे भी रीड कर लेना, ठीक है। एज थिंग्स स्टैंड, even though retail inflation has been decreasing for 6 consecutive months, its trajectory for the rest of the year will significantly be determined by the monsoon and its vagaries. अब जैसे as things stand, मतलब अभी जैसी चीजें चल रही है, ठीक है, तो हालांकि रिटेल इन्फ्लेशन घट रहा है, पिछले 6 महीनों से घट रहा है रिटेल इन्फ्लेशन, बट आगे ये घटेगा। ट्रैजेक्टरी मतलब क्या? पाथ। तो कौन सा पाथ लेगा? घटने वाला पाथ लेगा या फिर से बढ़ने लगेगा? ये डिपेंड किस पे करेगा कि मॉनसून कैसा आ रहा है, या मॉनसून में जो वैगरीज है, मॉनसून में जो चेंजेस आते हैं वो डिटरमाइन करेंगे कि आगे इन्फ्लेशन कैसा होगा, कम होगा या बढ़ेगा। Similarly, the ongoing tariff uncertainty and threats of retaliation by India will also play a part. अब साथ में और क्या चीज इफेक्ट कर सकती है इसको, इन्फ्लेशन को? तो जो टैरिफ अनसर्टेनिटी चल रही है अभी, और जो इंडिया ने कहा है कि वो भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, तो वो भी थोड़ा पार्ट प्ले कर सकती है। अब जैसे कि हमने कल वाले एडिटोरियल में भी पढ़ा था कि कैसे यूएस ने काफ़ी हाई टैरिफ लगा दिए, तो इंडिया ने भी कहा है कि वो भी रेसिप्रोकल मतलब उतना ही हाई टैरिफ लगाएंगे, तो वो भी पार्ट यहाँ इन्फ्लेशन में प्ले कर सकता है कि वो कम होगी या ज़्यादा होगी। ठीक है, क्लियर है? The latest inflation data does have some policy implication. हालांकि जो अभी डेटा आया है
इन्फ्लेशन का थोड़ा बहुत वो पॉलिसी मेकिंग को भी चेंज करेगा, इफेक्ट करेगा। कैसे करेगा? The first and most obvious one is that it will likely encourage the RBI's Monetary Policy Committee to cut interest rates again in June। जो सबसे पहला और जो देखने से लग भी रहा है कि ये इफेक्ट होगा वो ये है कि ये आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको इनकरेज करेगा कि वो और इंटरेस्ट रेट कम करे जून में। ठीक है। However, an important consideration for it will also be how the latest GDP growth data to be released this month will look। और इसका implication क्या पड़ेगा? तो अभी GDP growth data अभी रिलीज होने वाला है इस मंथ के एंड में, वो कैसा दिखेगा उसका भी इफेक्ट करेगा ये जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा है वो। ठीक है। अब क्या है? The other more immediate step for public sector oil marketing companies is to finally cut fuel prices in line with crude oil inflation in the WPI coming in at a 22-month low। अब ये अदर जो मोर इमीडिएट स्टेप है पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग के लिए तो ये है कि वो फ्यूल प्राइसेस को कम करे। ठीक है, जो कि क्रूड ऑयल इन्फ्लेशन है उसके अकॉर्डिंग फ्यूल प्राइस को कम करे। कब कम करे? एट 22-month low। The other more immediate step for public sector oil marketing companies to finally cut fuel prices in line with crude oil inflation in the WPI coming in at a 22-month low। हाँ, मतलब इन्फ्लेशन कम हो गया है यहाँ पे, तो वो कह रहे कि ऑयल सेक्टर मार्केटिंग कंपनी जो है वो भी फाइनली फ्यूल प्राइसेस को कम करे। ठीक है। इफ नॉट देन द गवर्नमेंट शुड ऑफिशियली अबैंडन दिस डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी। अगर ऐसा नहीं होता तो गवर्नमेंट को ऑफिशियल वे में जो उनकी डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी है उसको अबैंडन कर देना चाहिए, उसको आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। वेयर प्राइसेस आर सपोजली रिवाइज डेली। अब ये पॉलिसी में क्या होता है कि प्राइसेस को रिवाइज किया जाता है पर डे के बेसिस पे, तो इस पॉलिसी को अब अभी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। दैट फ्यूल प्राइसेस हैव बीन वर्चुअली अनचेंज्ड इन 3 years। क्योंकि जो फ्यूल प्राइसेस है वो 3 साल में एकदम से वर्चुअली, मतलब कि कुछ चेंज नहीं आया है उसमें, वही रहे हैं 3 साल में। डिस्पाइट ऑयल प्राइसेस फॉलिंग 42% ओवर द पीरियड। जबकि 3 साल में ऑयल प्राइसेस 42% कम हो गए हैं, फिर भी फ्यूल प्राइसेस में कोई गिरावट नहीं देखने को मिली है। ये बताता है, ये मीन्स द पॉलिसी जस्ट शैम इन एनी केस। मतलब पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं है जितना कि दिखती है। तो अगर ये पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज फ्यूल प्राइसेस कम नहीं करती है अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन जो कम हो रहा है, तो फिर गवर्नमेंट को जो पॉलिसी है वो कंटिन्यू नहीं करनी चाहिए। कौन सी पॉलिसी? तो ये डायनामिक प्राइसिंग पॉलिसी, जहां पे प्राइसेस को रिवाइज किया जाता है डेली। ठीक है। तो ये था आपका पूरा आर्टिकल। पढ़ने से ही लग रहा है कि एनालिटिकल टोन था, क्योंकि पूरा सिचुएशन को एनालाइज किया है ऑथर ने। ठीक है। क्या क्या इन्फ्लेशन है, उसके इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं। ठीक है। क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या करना चाहिए। तो थोड़ा सा सजेस्टिव नोट भी है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एनालिटिकल टोन है। ठीक है। यहाँ पे भी देखिए बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन, यहाँ पे एनालाइज करके ही वो बता रहे हैं कुछ पॉलिसी इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या होंगे वो ये होंगे। ठीक है। और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा इन्फ्लेशन? तो आगे मॉनसून और उसके चेंजेस पे डिपेंड करेगा, और जो टैरिफ अनसर्टेनिटी चल रही है उस पर करेगा। तो एनालाइज किया है उन्होंने पूरे सिचुएशन को। ठीक है। सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, तो एनालिटिकल टोन है। ठीक है। तो ये था हमारा आर्टिकल एंड वोकैबुलरी। ठीक है। आई होप आप सबको सब कुछ क्लियर होगा। तो हम सेशन यहाँ पे एंड कर रहे, बट एंड करने से पहले एक चीज आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। क्या कि भाई समर सेल चल रहा है प्रैक्टिस मॉक पे, 40% ऑफ आपको मिलेगा। ये कब तक है? तो 15 से 20 मई तक ये चलेगा समर सेल, जहाँ पे 40% ऑफ मिलेगा। कूपन कोड क्या लगाना है? समर, SUMMER। समर लगाते ही आपको ये 40% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है। एज यू नो कि बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम के सारे रिसोर्सेज हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। बीट मॉक्स, बीट वीडियो कोर्सेज, बीट PDF कोर्सेज, कुछ भी आपको चाहिए आपको मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि समर सेल में आपको सब कुछ 40% ऑफ पे मिलेगा। ठीक है। तो एज यू नो कि RRB का भी हमें मिलेगा नोटिफिकेशन देखने को कि बहुत जल्द। फिर IBPS PO क्लर्क भी आएंगे, और फिर SBI PO और SBI क्लर्क भी देखने को मिलेगा। और बीच में इंश्योरेंस वाले एग्जाम भी आते ही रहते हैं। ठीक है। कुछ बैंक है जो अपने इंडिविजुअल निकालते हैं नोटिफिकेशन, तो वो सब भी देखने को मिलता है हमें। तो वो सब का रिसोर्स आपको यहाँ पे मिलेगा, सबके मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो इफ़ यू वांट टू परचेज, अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको रिसोर्सेज चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, तो आप ये
समर सेल जो कि 15 से 20 मई तक है, इसका आप फ़ायदा उठा सकते हो। कूपन कोड लगाना है समर, ठीक है। तो सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। जो भी सजेशन है, जो भी रिकमेंडेशन है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। पढ़ाई करते रहिएगा और अपना हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।